सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के टर्म 2 की एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 20 जून का आप लोगों की परीक्षा है, 20 जून यानी सोमवार को। तो सोमवार में आने वाले इंपॉर्टेंट भूगोल के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रश्न ये है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। जल की मात्रा पृथ्वी पर लगभग 71% है और इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो वही उत्तर होगा कि पृथ्वी को जलीय ग्रह या नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। जल की मात्रा पृथ्वी के 71% भाग पर पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल तथा दक्षिण गोलार्ध में जल की अधिकता है। देखिए, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थल है और दक्षिण गोलार्ध में जल की मात्रा अधिकता है। उत्तरी गोलार्ध में 43% जल है और दक्षिण गोलार्ध में 57% भाग जल है। तो इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं। तो पारिस्थितिकी वह है कि वह व्यवस्था जो प्राकृतिक वातावरण और उसमें रहने वाले जीवों से बनता है उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। देखिए, पारिस्थितिक क्या है कि उसके वातावरण में रहने वाले जीवों मतलब वातावरण और उसमें रहने वाले जीवों से बनती है। अथवा यह भी बोल सकते हैं किसी एक क्षेत्र के भौतिक वातावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों के बीच होने वाले अंत संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को भी पारिस्थितिकी कहते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पे जैव मंडल है कि प्रश्न ये है कि जैव मंडल से आप क्या समझते हैं। तो जैव मंडल क्या किसे कहेंगे, जहाँ पर जीवन मतलब जीवन होते हैं उसको कहेंगे जैव मंडल। तो जैसे जीवन होते हैं वहाँ पर कौन कौन रह सकते हैं, मानव रह सकते हैं, जंतु रह सकते हैं, वनस्पति रह सकते हैं, पेड़ पौधे रह सकते हैं। तो उसको हम लोग कहेंगे जैव मंडल। तो जैव मंडल क्या है, मानव, जीव जंतु तथा वनस्पति संयुक्त रूप से जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भली भांति के भोजन के पदार्थ जैव मंडल के जीवों पौधों से ही मिलते हैं। यहाँ तक कि कपड़ा, मकानों और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति का स्रोत भी जैव मंडल है। ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है कि नदियों के किन्हीं 5 महत्व को लिखिए। तो नदियों के बहुत सारे महत्व है कि देखिए, नदियों के द्वारा हमें पानी मिलती है जो कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और नदियों में अनेक जो जल के जीव होते हैं वो आश्रय होते हैं। नदियों के द्वारा जो नाव होता है या समुद्री जहाज होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में मतलब आवागमन करते हैं। तो ये सब नदियों का इसलिए नदियाँ महत्व है। तो नदियों के 5 महत्व निम्नलिखित है। 1 नंबर की नदियों की कृषि में सिंचाई कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। 2 नंबर नदियाँ अनेक जल जीवों का आश्रय देती है। 3 नंबर की नदियाँ यातायात के लिए का अच्छा साधन है। 4 नंबर की नदी से हमें पीने का साफ जल मिलता है। 5 नंबर की नदियाँ मछली पालन के लिए उपयोगी है जिससे कोई लोग का रोजगार प्राप्त होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न 5 नंबर है। देखिए, 5 नंबर है कि बांगर एवं खादर में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, बांगर एवं खादर क्या है, जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है। जो जलोढ़ मिट्टी होता है ना, जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होता है, एक बांगर होता है, एक खादर होता है। तो बांगर और खादर में मतलब अंतर लिखने के लिए बोला गया है। तो देखिए, बांगर होता है पुराना जलोढ़ मिट्टी और खादर होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। और तो ये होता है। तो अंतर की यहाँ पर हम कर लेंगे कि बांगर क्या है। तो बांगर यह पुराना जलोढ़ मिट्टी है जो अपेक्षाकृत ऊंचे भागों में पाया जाता है। बांगर कहाँ पाया जाता है, ऊंचे भाग में। इन मिट्टियों तक बाढ़ पानी नहीं पहुंच पाती। यह खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ मिट्टी होता है। और देखिए, बांगर खादर की अपेक्षा मतलब इस मिट्टी में उपजा कम होती है। और खादर क्या है कि नवीन जलोढ़ मिट्टियाँ है जो नदी के बाढ़, मैदान, दियारा तथा डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद इसके कोण प्राय महीन होते हैं। देखिए, खादर मिट्टी के कोण महीन होते हैं और इनमें जल धारण की शक्ति बांगर मिट्टी से अधिक होती है। जो खादर मिट्टी है इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है तथा बांगर में इसका उपजापन ज़्यादा होता है। प्रश्न यहाँ पर है। अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि समुद्र जल की लवणता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, वर्षा का जल हो या कुछ भी जल हो उसमें खनिज नमक की मात्रा होते ही है। तो उसी को बोलेंगे कि समुद्र जल की लवणता। तो वर्षा का जल हो या महासागरीय जल सभी में घुले हुए खनिज नमक की मात्रा पाई जाती है। लवणता या खारापन वह शब्द है जिसका व्यवहार समुद्र जल में घुले में नमक की मात्रा को परिभाषित करने में किया जाता है। 1 किलोग्राम, देखिए 1 किलोग्राम समुद्र के जल में घुले के नमक की मात्रा की तरह इसकी गणना की जाती है। 1 किलोग्राम समुद्र के जल में औसतन लगभग 35 ग्राम नमक पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न है 7 नंबर की पारिस्थितिकी संतुलन क्या है, इसके असंतुलन
संतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपाय को लिखिए। तो देखिए पारिस्थितिकी के बारे में हम लोग काफ़ी देखिए, कौन किस में देखिए 2 नंबर में, 2 नंबर पारिस्थितिकी देखिए ना कि प्राकृतिक वातावरण उसमें रहने वाले जीवों से बनती है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिक संतुलन इसमें है और उसको असंतुलन रोकने के उपाय है। तो पारिस्थितिक संतुलन क्या है, इसके असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपाय की चर्चा करें तो इसका आंसर है किसी पारितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गतिज क्षमता की अवस्था ही पारिस्थितिक संतुलन है। यह तभी संभव है जब जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत स्थायी रहे। और पारिस्थितिक असंतुलन को रोकने के उपाय बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिखिए 1 नंबर है कि वृक्षारोपण करना चाहिए, 2 नंबर है निर्वनीकरण को प्रतिबंधित करना चाहिए, 3 नंबर की वन्य पशुओं के शिकार पर रोक लगानी चाहिए, 4 नंबर है स्थानांतरण कृषि बंद होनी चाहिए, 5 में कि मनुष्य द्वारा पर्यावरण हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए, जिन्हें वृक्ष की कटाई तथा मिट्टी आदि के हटाना सम्मिलित है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रमुख भौतिक विभागों के नाम लिखिए और उनमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन करें। देखिए ये प्रश्न है भारत के भौतिक विभागों का नाम लिखने के लिए बोला गया है और उसके किसी एक विभाग का मतलब विस्तार रूप में वर्णन करने के बोला गया है। तो भारत के प्रमुख भौतिक विभाग निम्नलिखित है। 1 नंबर की हिमालय का पर्वत प्रदेश, फिर है उत्तरी मैदान, फिर है प्रायद्वीपीय पठार, फिर है भारतीय मरुभूमि, 5 नंबर है समुद्री तटीय मैदान, 6 नंबर है द्वीप समूह। तो इसमें से परिभाषित किए प्रायद्वीपीय पठार को। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार क्या है कि इस पठार की रचना कैम्ब्रियन पूर्वी युग में हुआ। कुछ विद्वानों की धारणा है कि यह एक उत्खंड है जिसका उत्थान समुद्र से हुआ है। इस पठार के पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत का उत्थान, पश्चिम में अनामलई पर्वतमाला का एक उत्थान विंध्य महायुग में हुआ है। इस स्थिर भाग में एक लंबे समय तक भूगर्भिक हलचलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ भागों में धरातल पर भ्रंश पड़ने के कारण इतिहास के प्रमाण मिलते हैं। हिमालय के निर्माण के पश्चात पठार के उत्तर पश्चिम भाग के धंसने के कारण अरब सागर का निर्माण पोलिओसन युग में हुआ। इस पठार के विशाल गोंडवाना महाद्वीप का भाग माना जाता है। इसका कुछ भाग अब भी उत्तरी मैदान के नीचे छिपा हुआ है। ठीक है, अब हिमालय के उत्थान के समय पठार के उत्तरी पश्चिम भाग में विस्तृत रूप से ज्वालामुखी उद्गार हुए जिसे ढक्कन लावा क्षेत्र का निर्माण हुआ। पठार के पश्चिमी भाग का निर्जन पश्चिम घाट ऊपर उभरे, दूसरी ओर पर्वतीय तट पर शांत क्षेत्र रहे। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि मृदा अपरदन क्या है, इसके रोकथाम को उपाय बताइए। तो देखिए मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन यह है कि मिट्टी का क्षरण होना, यानी देखिए जो बरसात होती है या पानी के बहाव द्वारा मिट्टी धीरे धीरे बह जा रही है ना, तो वही है मृदा अपरदन। और उसके रोकथाम के बारे में भी लिखने बोला है। तो देखिए मृदा अपरदन क्या है कि मिट्टी के ऊपरी परत को बाह्य साधनों द्वारा हटाया जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण है कि वनों के अंधाधुंध कटाई। देखिए जो वन रहते तो वन के जो पेड़ रहते, पेड़ के जड़े जो मिट्टी को जकड़े रहते हैं, तो पेड़ अगर काट देंगे तो मिट्टी भी बह जाएगी। फिर चारागाह में अति चराई, भूमि अनुचित उपयोग, तो ये है मृदा अपरदन के कारण। अब मृदा अपरदन के रोकथाम निम्नलिखित है, जिसे वृक्षारोपण करना चाहिए। अगर वृक्षारोपण करेंगे तो मिट्टी पेड़ की जड़ों द्वारा जकड़े रहेगा, मिट्टी नहीं बहा होगा। समुच्च रेखीय जुताई करानी चाहिए, यानी समुच्च रेखीय जुताई मतलब अगर पानी के बहाव इस तरह हो रहा है तो अगर हम लोग इस तरह जुताई करेंगे तो जो पानी की बहाव नहीं होगा और मिट्टी भी बच जाएगी। और 3 नंबर की सीढ़ीदार खेती बनानी चाहिए तथा खेतों पर मैनमेंडी बना करना चाहिए, यानी सीढ़ीदार खेती भी होना चाहिए। 4 नंबर की पशुओं के निश्चित चारागाह में ही चराने के चाहिए। ठीक है, तो ये है मृदा अपरदन के रोकथाम। अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। यह प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार मैदान है। तो देखिए उत्तर भारतीय नदियों के महत्वपूर्ण मैदान में एक है हिमालयी नदियाँ। तो हिमालयी नदियाँ क्या है कि सदानीरा हिम के पिघले जल और वर्षा जल पर निर्भर है। 2 नंबर की हिमालयी नदी विशाल दरनिया है। 3 नंबर की तीव्र अपरदनकारी हिमालय में गहरी घाटी और महाखंड है। 4 नंबर है विशाल मैदानों में मोड़दार मार्ग तथा मार्ग परिवर्तन। 5 नंबर है कि भी आकृति, देखिए यहाँ पर भी आकृति इस तरह भी आकृति की घाटियाँ है। ये भी आकृति की घाटियाँ है। भी आकृति की घाटियाँ, ऊंचे जलप्रपात और विशाल डेल्टा। ये हो गया मतलब उत्तरी भारत की नदियाँ, हिमालय नदियाँ एक उदाहरण लिए। और अगला वाला है प्रायद्वीपीय नदियाँ। इसी के बाद मतलब दोनों में अंतर लिखने के लिए बोला गया, मतलब किस प्रकार भिन्न है। तो प्रायद्वीपीय नदी क्या है कि ऋतुनिष्ठ केवल एक वर्षा जल पर निर्भर है। ये एक छोटी नदियाँ है, जबकि हिमालय नदियाँ एक विशाल दरोनियाँ है। 3 नंबर की कम अपरदन कर उथली और आधारित प्राप्त घाटियाँ है। 4 नंबर की सीधा और रेखीय मार्ग है। 5 नंबर उथली घाटियाँ है ये, और छोटे जलप्रपात और डेल्टा और ज्वारान्मुख है। ठीक है, तो ये हुआ ज्योग्राफी के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है,
तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।